हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू लेक्चर। आज बात करेंगे मेज़ के बारे में। मेज़ की अगर हम पहले शुरुआत करें, वैसे मैं इस लेक्चर में आपको पहले ब्रीफ कर दूं कि मैं आखिर इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करूंगा। बेसिकली मैं इस लेक्चर में बीएससी एग्रीकल्चर से लेके कोशिश करूंगा कि एमएससी तक का सिलेबस सारा इस पूरे क्रॉप से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँ, जो भी हमारा बीएससी एग्रीकल्चर में या एमएससी एग्रीकल्चर में आपको पढ़ाया जाता है, एमएससी एग्रोनॉमी में आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेज़ आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँ। साइड बाय साइड अगर किसी बच्चे को कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है जो भी, और अगर मेरे को कोई चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा दिखती हैं तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ, सो दैट कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कोई किसी का नेट है या किसी का पीएचडी का एग्जाम है, उसमें अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे पुटअप करे जाते हैं तो वो मैं क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि इसी में इंक्लूड कर लूँ इस पूरे लेक्चर में, सो दैट कि ओवरऑल आपके एक लेक्चर प्रिपेयर हो जाए। जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है और वो अभी सेकेंड ईयर में थर्ड सेम में है या सेकेंड ईयर में थर्ड सेम में पहुंच रखा है अभी, तो वो हो सकता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, वो अपने लिए नोट्स वगैरह इससे प्रिपेयर कर ले, एंड एमएससी एग्रोनॉमी वालों के लिए भी इससे फ़ायदा हो जाए। साइड बाय साइड मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी अगर अभी ये लेक्चर आप में से कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको फॉलो अप कर रहा है, मैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दूं जो अक्सर आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कोई स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम है या कोई भी XYZ एग्जाम है एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे नाबार्ड हो गया या कोई भी बैंक्स के एग्जाम हो गए, वो सारी चीज़ें इनमें मैं सारी इंक्लूड कर लूँ, सो दैट कि आपके सामने एक पूरा एक पैकेज हो जाए, सो दैट कि आप इस लेक्चर से सारी चीज़ें कवर अप कर लें। एंड इफ इन केस मैं कोई एक ऐसी चीज़ छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप प्लीज़ यू आर फ्रीली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन टेल मी कि क्या चीज़ें छूट रखी हैं, वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में उनको कवर कर लूँगा। शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेज़ के बारे में। मेज़ को हिंदी में मक्का भी कहते हैं, ठीक है, और मैथिली भाषा में इसको मकई भी कहते हैं। मैं पहाड़ से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे यहाँ इसको घोगा कहते हैं। जो पहाड़ी है आदमी उसको हम घोगा कहते हैं कुमाऊनी लैंग्वेज में, इसको घोगा भी कहते हैं हमारे यहाँ। ये सारे लोकल लैंग्वेज से लेके ये सारे डायलेक्ट्स खाए जाते हैं हमारे मेज़ के बारे में। मेज़ इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। मेज़ को हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। ऑब्वियसली सी बात है, अब सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स किसे कहा जाता है। किंग किसे कहा जाता है? वैसे आप सभी को पता होगा किंग किसे कहा जाता है? वीट को, ठीक है। वीट को किंग ऑफ दी सीरियल्स क्रॉप कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चंस है, वैसे आजकल पूछे नहीं जाते इतने, लेकिन फिर भी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, कहीं किसी इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता है। उसके लिए आप ये चीज याद रखिएगा कि क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स किसे कहा जाता है? मेज़ को कहा जाता है। बीएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे, या आप कहीं पे जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप एक्सटर्नल एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल इंटरव्यूज वगैरह में ना ज्यादातर यही बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर के द्वारा कि क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप क्या है, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स क्या है, ज्यादातर रबी सीजन क्रॉप्स में, जो आपका अभी सब्जेक्ट आएगा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। नाउ आगे बढ़ते हैं। बोटेनिकल नेम से अगर हम बात करें तो जिया मेज इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी भी राइस की तरह पोएसी है, जिसको हम ग्रेमिनिएई भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इसका जीनस क्या है? जिया है, तभी इसके आगे यहाँ पे लगाया गया है जिया। और मेज इसकी क्या है? ये है इसकी स्पीशीज, ठीक है। मेज क्या है? इसकी स्पीशीज है। ये मेज इसकी क्या है? स्पीशीज है, तो ये हम याद रखेंगे। क्रोमोसोम नंबर इसका आगे आएगा, तो उसका क्रोमोसोम नंबर होता है, बात करें इसकी 2n = 20, और इसका ओरिजिन माना गया है अमेरिका। वैसे तो ये डिबेटेबल है, किसी बुक्स में आपको इसके अलावा भी बोगोटा और ये सारी जगहें भी बताई जाती हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए, क्योंकि अमेरिका एक क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज है, तो उस हिसाब से हम इसको अमेरिका ही मानेंगे, क्योंकि काफी बुक्स में अमेरिका का ही वर्णन किया गया है, तो हम सेंटर ऑफ ओरिजिन किसको मानेंगे? अमेरिका को मानेंगे, ओके। एंड अमेरिका में एक ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग क्रॉप भी है मेज, जो कि वहां के हर एक फूड प्रोडक्ट में उसका इस्तेमाल करा जाता है, चाहे फिर वो ब्रेड हो या फिर कोई इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स वगैरह हो, आपके बिस्किट्स हो और उसके अलावा कुकीज हो। ये सारी चीजों में हमारा मेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है अमेरिका में। एंड मेज क्या है? एक एनुअल प्लांट है। इट इज अ C4 टाइप ऑफ प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट है हमारा। मेज क्या है? एनुअल प्लांट है और एक शॉर्ट डे प्लांट है हमारा। अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें, जैसे मैंने आपके सामने अभी डिस्कस करा था कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में ये हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर आ जाता है, फॉलोड बाय चाइना,
एंड ब्राजील। इसके अलावा एक फोर्थ कंट्री और है जिसका नाम है अर्जेंटीना। सो ये फोर्थ कंट्री है जो हमारी मेज में लीडिंग प्रोड्यूसर्स के नाम पे आती है हमारी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एज सच लेवल पे हमारा मेज को प्रोड्यूस नहीं करता है। रीजन बीइंग कि इंडिया कंजम्पशन इतना ज्यादा कर लेता है कि मेज का एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाता है ज्यादा, थैंक्स टू ऑल इंडियन गर्ल्स जो कि भुट्टा खा खा के हमारे देश का भुट्टा खत्म कर देती हैं। खैर मजाक की बात कुछ और है। सो इंडिया में मेज तैयार तो होता है, मेज का इंडिया का जो किसान है वो मेज को पैदा तो करता है, बट ज्यादातर इंडिया का जो हमारी जो पॉपुलेशन है, सॉरी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर उसको कंज्यूम कर लेती है। सो उस वजह से इंडिया ज्यादा इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है हमारा। इसके अलावा हम अगर वेराइटीज की अगर बात करें तो HM9 एक वेराइटी है जो इसकी अभी इम्प्रूव्ड न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, और इसके अलावा है DK9108 एंड HM4। ये आगे आने वाले पार्ट में वीडियो के हम इन वेराइटीज को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आपको डिटेल में हर एक वेराइटी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या वेराइटी की क्या क्या खासियत होती है। ठीक है, फिलहाल ये जान लें कि ये बेस्ट वेराइटीज मानी जाती हैं। साथ ही साथ इंडिया के हिसाब से भी 3-4 हैं, जैसे गंगा सफेद। अब गंगा सफेद एक 2 है, एक गंगा सफेद 4 है। सो ये जो 2 थी ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में सन 1960 के करीब ये डेवलप करी गई थी, हमारे जब ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था हमारे देश में। सो उस समय पे ये डेवलप करी गई थी, और जो गंगा सफेद 4 है उसी की आगे इम्प्रूव्ड वैरायटी है। सो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में। और उसके अलावा मेज से रिलेटेड बहुत सारी हमारे देश में जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें मेज का हमेशा इंक्लूजन करा गया है। इसके मेज के अलावा बहुत सारे सीरियल क्रॉप्स और ये सारी चीजें भी इंक्लूड करी गई हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। आप इसके बारे में अगर कोई जानता है तो इसको कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, और अगर कोई जानना चाहता है सो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको भी मैं किसी एक लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझा दूं। ठीक है, सो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, NFSM इसको कहा जाता है। सो इसमें हमारे ज्यादातर सारे सीरियल क्रॉप्स का इंक्लूडिंग होता है। जितने भी सीरियल क्रॉप्स आते हैं उसमें मेज भी आता है। सो मेज का भी इसमें इसको इंक्लूड करा गया है इस वाली स्कीम में। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सो उसमें भी हमारा क्या है, मेज इंक्लूड है, उसमें हमारा क्रॉप इंक्लूड है। इसमें जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी हमारे सब्सिडरीज वगैरह दी जाती है हमारे फार्मर्स को, और जो सीड का सपोर्ट होता है और टेक्निकल सपोर्ट होता है, ये सारी चीजें भी हमारे फार्मर्स को दी जाती हैं। और उसके अलावा एक और आता है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो ये एक और स्कीम है। तो फसल बीमा योजना में आपको पता है कि फसल का बीमा वगैरह होता है, एक टाइप का इंश्योरेंस करा जाता है, सो दैट कि अगर कोई कैलेमिटी घटती है या कोई क्रॉप फेलियर होता है तो उसमें जो सरकार है वो हमारे किसान की मदद करती है फाइनेंशियली, ताकि उसके ऊपर कोई बर्डन ना रहे। सो ये एक ओवरव्यू है हमारा मक्के का। सो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मक्के की सीड के बारे में। सो अब अगर हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आए, सो क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्टर्टेवेंट। सो ये नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टर्टेवेंट थे एक साइंटिस्ट। इन्होंने 1899 में क्या करा था, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म क्लासिफिकेशन कर दी थी हमारे मेज की कितने में, 7 ग्रुप्स में। सो एक साइंटिस्ट थे स्टर्टेवेंट, इन्होंने ना क्लासिफिकेशन कर दी थी मेज की 7 ग्रुप्स में। वो 7 ग्रुप में इन्होंने क्या कर दिया था, मेज को बांट दिया था। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज थी और हर किसी की अपनी अपनी खासियत थी। सो सबसे पहले समझेंगे कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या था। पहला था हमारा डेंटिकॉन, जिसको हम कहते हैं जिया मेज आइडेंटाटा। सो जिया मेज आइडेंटाटा कहते हैं इसको। और उसके बाद आता है हमारा फ्लिंटकॉर्न, जिसको हम कहते हैं इंड्यूराटा। उसके बाद आता है हमारा पॉपकॉर्न, उसको कहते हैं हम एवर्टा। एंड देन उसके बाद आता है हमारा सॉफ्ट कॉर्न, जिसको हम कहते हैं अमेलेशिया। एंड देन उसके बाद आता है हमारा स्वीट कॉर्न, जिसको हम कहते हैं जियामेज सैकराटा। और उसके अलावा हमारा एक और आता है जिसको हम कहते हैं पॉडकॉर्न, जिसको हम कहते हैं जूनिकाटा। और उसके अलावा एक आता है वैक्सीकॉर्न, जिसको हम कहते हैं सेरेटिना। ठीक है, सो ये 7 पार्ट्स में इसने क्या कर दिया था, हमारे मेज को क्लासिफाई कर दिया था। और अब हम समझेंगे कि जिया मेज का जो मेज है हमारा, उसका सीड किस टाइप का होता है, क्योंकि ये सारे जो क्लासिफिकेशन है ना अराउंड हमारे सीड के ही घूमते हैं। जो हमारा ग्रेन होता है उसी के अराउंड घूमते हैं। तो उससे पहले जान लीजिए, जो सीड ऑफ द मेज, मेज के सीड को या ग्रेन को हम क्या कहते हैं,
कर्नेल के नाम से भी संबोधित करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्नेल बोल लो, कर्नल बोल लो, जैसा आपको बोलना है बोल लो, स्पेलिंग सही लिखना बस, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो कर्नल इसको बोलते हैं, इसको जो हमारा ग्रेन या सीड होता है हमारा उसका, मेज का, और इसी पे हमारा ये जो 7 हमारे क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है, ठीक है। सो समझेंगे पहले कि सीड किस टाइप का होता है हमारा। ये टिपिकल एक आप सभी ने देख रहा होगा कि मेज का सीड किस टाइप का दिखता है, ऊपर से थोड़ा सा इस टाइप का होता है ना, और ये वाले ऊपर पे आपको कलर भी बताऊंगे, कोई कोई ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया ज्यादातर डार्क येलो कलर से लेके हल्के येलो कलर से लेके पेल व्हाइटिश कलर का भी होता है या व्हाइटिश कलर का भी होता है। चारों तरफ से आप अगर देखोगे दाने को तो पीले कलर का होता है, बट बीच में सफेद कलर का होता है, तो इस टाइप का होता है ये, है ना। और किनारे पे अगर हम आए तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला एरिया होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहीं पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म में फ्लोरियम एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, यानी ज्यादातर जो फ्लोर पार्ट होता है हमारा, जो डो के काम आता है, डो बनाने, आटा बनाने के काम आता है, वो वाला एरिया हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा मेज का जो स्टार्च है वो भी अपर पार्ट में ही प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। सो सीड के जो अपर पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये अगर हम साइड में आए तो यहाँ पे हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है? जब हम लोअर पार्ट की तरफ जाएंगे यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है ग्लूटिन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे समझ में आएगा आपको। और इसी एरिया में हमारा क्या होता है? इसी एरिया को हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ये वाले पूरे पार्ट को, ठीक है ना। उसके अलावा हम जब नीचे आएंगे तो नीचे आप सभी ने देख रखा होगा, ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा टिप, या इसको हम कैप भी कहते हैं, टिप कैप कह सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे अगर हम सेंट्रल पोर्शन में आए, हमारा जो बीच का पार्ट होता है हमारा मेज का, तो वहीं पे हमारा 2 मेजर चीजें प्रेजेंट होती है। ऑल्दो हमारा जो मेज ऑयल है वो इतना किसी के काम नहीं आता है, बट ये बहुत ज्यादा की रोल प्ले करता है हमारा किसमें? पॉपकॉर्न में, क्योंकि जब वो पॉप होता है तो उस टाइम पे कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न ऑयल प्रेजेंट होता है हमारा, और लास्ट में हमारा जस्ट कॉर्न ऑयल के नीचे पे ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे हमारा जर्म या एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। सो ये एक ओवरव्यू है हमारे किसका? मेज सीड का, जो कि हमें आगे काम आने वाला है। अब आगे कैसे काम आएगा तो इसी से समझेंगे कि हमारा डेंटकॉन किस टाइप का होता है। सो डेंटकॉन बेसिकली हमारा ग्रो करा जाता है यूएसए में, सबसे ज्यादा ये यूएसए में ग्रो करा जाता है, और नाम से इसी का डेंटकॉन है। डेंटकॉन में बेसिक चीज होती है हमारे, ये जो एरिया होता है यहाँ पे डेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी छोटा सा गड्ढा होता है जिसको हम कहते हैं डेंटकॉन। सो ये तो ओवरव्यू था हमारा डेंटकॉन का। इसके बाद आता है हमारा फ्लिंटकॉन, जिसको हम बोलते हैं जियामेज इंड्यूराटा। अब इंड्यूराटा में और डेंटकॉन में फर्क ये होता है कि ये जो हमारा पार्ट होता है इंड्यूराटा का, ये वाला हमारा पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेंटकॉन होता है, जैसे डेंटकॉन का क्या था मैंने आपको बताया था, ज्यादा गड्ढा होता है, बट इंड्यूराटा में क्या होता है, ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा को ऊपर आ जाता है। तो ये हमारी चीज होती है हमारी किसमें? इंड्यूराटा में। और क्या होता है यहाँ पे, ये जो हमारा आउटर शेल है इसका, ये जो आउटर शेल है हमारा थोड़ा हार्ड होता है किससे? कंपैरिजन टू डेंटकॉन से। और इसके कंपैरिजन में, डेंटकॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, इसके अंदर हाई स्टार्च होता है, जो स्टार्च की वैल्यू होती है इसकी हाई होती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि इसमें स्टार्च की वैल्यू क्या होती है, फ्लिंटकॉन में हाई होती है। उगाने के उसमें जाए तो हमारे कौन कौन से कंट्रीज में उगाया जाता है, या आप कंटिनेंट बोल सकते हैं, यूरोप में ये उगाया जाता है, एशिया में उगाया जाता है, एंड सेंट्रल अमेरिका में ये उगाया जाता है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया? फ्लिंटकॉन हो गया। सो ये पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न का पता है हमें कि पूरे वर्ल्ड में इसे उगाया जाता है, हर एक कंट्री इसको उगाती है, और मेजर एक प्रोडक्ट है हमारा, आप ये बोल सकते हो कि मेजर फॉर्म ऑफ हमारा मेज है ये, जिसमें लोग इसे कंज्यूम करते हैं ज्यादातर पॉपकॉर्न में, या तो फिर उसके बाद उसे फ्लोर, और इंडिया में तो खासकर इंडिया में एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं भुट्टा भुना हुआ या उबला हुआ भुट्टा। आई थिंक जापान वापान ऐसी कोई कंट्रीज है, जापान हो गया या चाइना हो गया, वहां मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि जहाँ पे उबला हुआ कॉर्न यूज करते हैं एज अ फूड प्रोडक्ट। बट इंडिया में एक और एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं भुना हुआ भुट्टा, सो वो बहुत ज्यादा यूज होता है। सो ये कुछ ऐसे फॉर्म है, उनमें से एक पॉपकॉर्न ऐसा फॉर्म है जो बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। पॉपकॉर्न के बारे में समझेंगे आप कि ये जो इसका कर्नल होता है ना, ये बहुत एक खतरनाक साइंस है। होता क्या है कि ये जो कर्नल है, ये वाला, ये पूरा एरिया इसका, ये होता है बहुत छोटा, ठीक है। छोटा होने के कारण, अब होता तो छोटा है ये, लेकिन इसके जो बाहर वाला एरिया होता है, ये चीज होती है बहुत हार्ड। दिस इज हार्ड, ठीक है। अब ये बहुत हार्ड होती है।
आपका कैर्नल बहुत छोटा है। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज में प्रेशर डालते हैं तो अगर उसका स्पेस थोड़ा छोटा है, अगर एरिया थोड़ा छोटा है तो बहुत जल्दी ब्लास्ट होता है, और वो प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, मतलब उसके एरिया से ज्यादा अगर प्रेशर हो गया तो ब्लास्ट होता है। ऑब्वियसली इसमें भी यही चीज होती है। हम क्या करते हैं, नीचे से हीट डालते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉर्न ऑयल। सो यहाँ पे ये क्या करता है, स्टार्टिंग के फ्यूल अप का काम करता है, ठीक है। सो कॉर्न ऑयल क्या करता है, अपने आप ऑब्वियसली बात है, ऑयल है तो फैलने की कोशिश करता है। फैलने की वजह से क्या होता है, जब हम इसमें हीट की सप्लाई ऑन करते हैं, यानी हीट जब देते हैं हमारे इस दाने के अंदर, सो दाना क्या करता है, इसी ऑयल की वजह से क्या होता है, फटना शुरू कर देता है, पॉप कर जाता है। कर्नल छोटा है, प्रेशर ज्यादा बना रहा है वो, और हीट की वजह से क्या हो रहा है, अंदर का जो स्टार्च वगैरह है, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, फैलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉप्ड हो जाता है, जिसको हम पॉपकॉर्न कहते हैं, ठीक है। सो इस वजह से इसका नाम पॉपकॉर्न रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये फूट जाता है, ठीक। यही एक ऐसी वैरायटी है जो फूटती है। आई थिंक और भी होंगी इसमें, बट साइंटिफिकली मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, जिस मेरे को इतना पता नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने सिर्फ पॉपकॉर्न के बारे में पढ़ा है, सो मैंने आपको ये बता दिया। उसके अलावा अब अगर हम आए सॉफ्ट कॉर्न के ऊपर, ये एकमात्र ऐसा कॉर्न है इन सारे कॉर्न्स में जिसको हम किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक डो फॉर्म में, यानी आटे के इस्तेमाल में, यानी फ्लोर के इस्तेमाल में। तो उस फॉर्म में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका पीस के हम आटा बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉर्न। इसका नाम क्या है, अमाइलेशिया, जिया मेज अमाइलेशिया। सो सॉफ्ट कॉर्न के बारे में अगर मैं बात करूं आपको, सो सॉफ्ट कॉर्न में होता क्या है कि ये जो इसका कर्नेल और ये वाला एरिया होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट टाइप का होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है। और इसके अलावा इसका जो ये अपीयरेंस होता है सीड का, ये होता है व्हाइट टू येलोइश कलर में इसका अपीयरेंस होता है। सो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, सॉफ्ट कॉर्न रखा गया है। इसमें स्टार्च की मात्रा और आपके ये ग्लूटीन और स्टार्च की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये एज अ फ्लोर, मतलब आटे के रूप में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसकी, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्न का इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा एक और कॉर्न आता है हमारा, वो है हमारा स्वीट कॉर्न, ठीक है। स्वीट कॉर्न यानी मीठा कॉर्न। अब मीठा कॉर्न में क्या होता है, बेसिक कुछ नहीं होता, इसमें स्टार्च की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मीठापन है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और स्वीट कॉर्न में क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जिया मेज सैकेराटा, ठीक है। इसके अंदर बेसिक एक और चीज होती है कि 20% शुगर कंटेंट होता है, ठीक है। सो 20% शुगर कंटेंट किसके अंदर होता है, हमारा स्वीट कॉर्न के अंदर होता है। सो अब अगर हम आए पॉड कॉर्न के ऊपर, इसको हम कहते हैं ट्यूनिक आटा। सॉरी, मैंने उस टाइम पे पहले मैंने इसे ट्यूनिक आटा कहा था, ये ट्यूनिक आटा है। सो जिया मेज ट्यूनिक आटा इसको कहा जाता है। सो बेसिकली पॉड कॉर्न के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, सो इसका जो कर्नेल होता है, ये वाला होता है, ये पॉड शेप में होता है, थोड़ा सा एनक्लोज्ड होता है और थोड़ा छोटा होता है। जैसे मैंने आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर समझा रखा है, ये और छोटा स्ट्रक्चर हो जाता है इसके मामले में। किसके मामले में, पॉड कॉर्न के मामले में। और थोड़ा ज्यादा हार्ड किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, पॉड कॉर्न दिया गया है। अब इसके बाद हमारा सबसे लास्ट बचता है वैक्सीकॉर्न। सो वैक्सीकॉर्न के नाम पे ही लिखा हुआ है वैक्स। सो ज्यादातर ये वैक्स प्रोडक्शन के काम में आता है, कोई भी ऐसे वैक्स प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करता है। और वैक्सी अपीयरेंस होती है, जो इसके बाहर का जो एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैक्सी अपीयरेंस हमारी मानी गई है किसकी, वैक्सीकॉर्न की। इसको क्या कहा जाता है, जिया मेज सेराटिना। तो इसका क्या नाम है, जिया मेज सेराटिना। तो वैक्सीकॉर्न में होता क्या है कि इसका जो पॉड होता है, ये जो हमारा दाना है, इसमें ज्यादातर वैक्सी टाइप का इसका नेचर होता है, ज्यादा हमारा स्टार्च होता है। और ये वाला जो एरिया होता है हमारा, यहाँ पे जो फाइबर वगैरह है, ये ज्यादा हार्ड फाइबर नहीं होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट फाइबर होता है हमारा, जिसकी वजह से ये वैक्सी टाइप की अपीयरेंस देने लग जाता है। सो ये एक ओवरव्यू होल क्लासिफिकेशन हमारा हो गया है मेज का। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में आएंगे। सो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले थोड़ा सा एक दो मेरे इंस्टीट्यूट छूट रहे थे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है हमारा IIMR, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो कि हमारा लुधियाना पंजाब में स्थित है। और उसके अलावा एक है हमारा द फेमस CIMMYT। ये बहुत जगह पूछा गया है, ज़्यादातर आजकल इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है। जो भी आपके BSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रोनॉमी के टाइम पे जो भी एक्सटर्नल इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उस टाइम पे आपसे टीचर पूछता है ये। तो CIMMYT का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट रिसर्च इम्प्रूवमेंट सेंटर, जो कि मैक्सिमो में स्थित है। सो इससे पहले मैंने आपको एक जगह पे मेज का ओरिजिन भी बताया था, जहाँ पे मैंने बोला था आपको कि अमेरिका है।
सो ये डिबेटेबल टॉपिक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो मैक्सिको भी है एंड अमेरिका में भी है। सो आपको अगर पता है इसके अलावा, जैसा कि मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से मैंने अमेरिका निकाला था, सो अगर आपको लगता है कि मैक्सिको है तो आप कमेंट डाउन करना, सो मैं उसको देख लूँगा बाद में। एंड इसके अलावा एक चीज़ और आती है यहाँ पे, बहुत द फेमस बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न के बारे में कुछ नहीं है वैसे बताने के लिए, ये इमेच्योर कॉब होता है बेसिकली। सो होता क्या है कि हमारा जो बेबी कॉर्न होता है इमेच्योर कॉब होता है, भुट्टा होता है वो इमेच्योर होता है। सो जब सिल्क स्टेज आती है हमारी, सिल्किंग होती है बेसिकली, सिल्किंग होती है जब हमारी मेज के अंदर, उस टाइम पे स्टेज में हम क्या करते हैं, ये जो कॉब होता है ना इसको निकाल देते हैं, यानी हार्वेस्टिंग कर देते हैं इसकी सिल्किंग स्टेज में। अब सिल्किंग स्टेज क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा भुट्टा है, ठीक है, तो ये हमारा मेज का एक टिपिकल हमारा प्लांट है। सो ये हमारा भुट्टा है यहाँ पे। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पर से बाल जैसे निकले रहते हैं। सो ये जब बाल निकलना शुरू होते हैं, अभी तो ये लगभग डेवलप्ड स्टेज में होगा जो मैंने फिगर बना रखा है। सो स्टार्टिंग में जब ये यहाँ से निकल रहा होता है और उस टाइम पे बाल हमारे निकलना शुरू होते हैं यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं हम, सिल्क बोलते हैं। सो ये जब बाल निकलना शुरू करते हैं, सो उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। सो सिल्किंग स्टेज में जब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बेबी कॉर्न। ये रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस होता है, रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ये चीज आप याद रखना। अब इसके बाद हम इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, ओवरव्यू के हिसाब से इतनी सारी चीजें कवर कर ली हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेज। सो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में अगर हम आए तो सबसे पहले रूट सिस्टम से हम शुरुआत करते हैं मेज की। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है जिससे आपको मैं समझा सकूँ कि आखिर मेज का जो रूट सिस्टम होता है वो टिपिकल फाइब्रस डीप रूटेड सिस्टम होता है। आप लोगों ने बचपन में साइंस की क्लासेस में पढ़ रखा होगा टाइप ऑफ रूट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली प्राइमरी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। सो अगर आपको इन दोनों जो हमारे रूट सिस्टम है उसके बारे में अगर और फर्दर एक डेडिकेटली लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कि आप इसके ऊपर लेक्चर बना दें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए वो वाला लेक्चर भी प्रिपेयर कर लूँ। सो फिलहाल जितना मैं हो सके इसमें कवर कर लेता हूँ। सो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है हमारा बेसिकली हमारे जो मेज के अंदर है। सो जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें होता क्या है कि इसमें हमारे तीन टाइप से हम इसको डिवाइडेड कर देते हैं। ये तो चलो एक अलग ही चीज है, ब्रेस रूट सिस्टम क्या होता है वो समझा दूंगा। यहाँ पे एक आता हमारा सेमिनल रूट सिस्टम और दूसरा आता हमारा क्राउन रूट सिस्टम। सो होता क्या है कि जो सेमिनल रूट सिस्टम होता है हमारा, जो सेमिनल रूट सिस्टम होता है हमारा बेसिकली उसमें होता क्या है, ये सीड के साथ निकलते हैं, ठीक है, सीड्स के साथ निकलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब हम अपनी शोइंग करते हैं, जब हमारे जो बीज होता है हम जमीन के अंदर डालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो होती हैं, ये वाली जो सेमिनल रूट्स होती हैं ये निकलती हैं हमारे किससे, सीड्स से निकलती हैं। सो जो सेमिनल रूट्स होती हैं वो कुछ इस टाइप की आपको दिखेंगी। और फाइब्रस रूट, टिपिकल फाइब्रस रूट सिस्टम होता है तो क्या होता है कि ज्यादातर फैला हुआ होता है, इसमें कोई एक ऐसी रूट नहीं होती है कि जो लंबी तक जाए। टैप रूट में ठीक इसका रेसिप्रोकल होता है, उसमें क्या होता है एक लंबी सी रूट होती है जो मेजर प्राइमरी रूट जिसे बोलते हैं, उसी से सारी रूट्स जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो निकले रहते हैं। लेकिन हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेमिनल रूट सिस्टम की, सो वहां पे क्या होता है बेसिकली फाइब्रस रूट सिस्टम में सेमिनल रूट्स क्या करती हैं, जो हमारी सीड से निकले रहती हैं, ठीक है। सो सीड से निकलने के बाद क्या होता है कि ये फैलते रहती हैं और प्राइमरी एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द प्लांट, जब ग्रोथ हमारी बढ़ रही होती है, जब हमारा सीड जर्मिनेट कर जाता है, उस टाइम पे हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं एंकरेज वगैरह वगैरह, जो एंकरेज होता है एक स्टैंड प्रोवाइड कराने का, और इसके अलावा हमारे जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं हमारे सीड को और हमारे प्लांट को सप्लाई करने का काम क्या करती है, हमारी सेमिनल रूट्स करती हैं। कहाँ से निकले रहती हैं, सीड से निकले रहती हैं, ठीक है, कम फ्रॉम सीड्स, ठीक। अब क्राउन रूट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली क्राउन रूट सिस्टम हमारा कुछ टाइम के बाद शुरू होता है। जो हमारा जब हमारा एक जो हमारा प्लांट है, जैसे यहाँ पे मेज प्लांट है हमारा, एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाता है, देन उसके बाद हमारे क्या होते हैं, क्राउन रूट निकलना शुरू हो जाते हैं। आप याद रखेंगे कि क्राउन रूट कभी भी विजिबल नहीं होते हैं,
वो किन्हीं कारणों से विजिबल होते हैं, जो 2-3 कारण होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमारा सरफेस में जब हमारा इरोजन वगैरह हो जाता है, उस वजह से क्या होता है हमारा, या विंड इरोजन हो गया या सरफेस इरोजन हो गया, उस वजह से, या हमारे पानी हाई फ्लो ऑफ वाटर फ्लडिंग जब हम कर लेते हैं हमारे फील्ड में, जब हम पानी छोड़ देते हैं, उस टाइम में जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होता है, जो क्राउन रूट्स है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। काम इनका भी कैसा होता है, सेम ही होता है, सेमिलर रूट्स की तरह होता है। क्या होता है, ये भी हमारे स्टैंड का काम करती है, स्टैंड प्रोवाइड कराने का काम करती है। और जो हमारा क्राउन रूट्स होती हैं, जो हमारी क्राउन रूट्स होती हैं, वो शुरू कब होती हैं, जब हमारे CRI स्टेज बोलते हैं, जब क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं ना जब हम ऐसे, तो CRI स्टेज में ये होना बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो कुछ टाइम के बाद ये आना शुरू होती हैं। लगभग हमारा जब प्लांट लगभग मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है, जब हमारा कॉप वगैरह निकलना शुरू होता है, तो उस टाइम पे हमारा डेवलप होना शुरू होता है हमारे क्राउन रूट्स का। इनका बेसिक काम ये होता है, क्योंकि ये स्टेम बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है हमारे जो भी मेज का है, तो ये हमारा जो स्टेम है, ये सारी चीज़ें हैं जब चौड़ी हो जाती है, ये सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट हमारा जो मेज प्लांट है वो बहुत भारी होने लग जाता है, तो क्राउन रूट्स क्या करती हैं, इसे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड का काम करती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड देती है हमारे प्लांट को, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन प्लांट। ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये करती हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि जितने भी सेमिनल रूट वाले काम है ना, वर्क ऑफ सेमिनल रूट्स, जो भी सेमिनल रूट्स अभी तक मैंने आपको समझाया, वो सारे काम हमारे क्या करती हैं, क्राउन रूट्स करने लग जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और टर्म दिया था आपको, ब्रेस रूट्स का। तो जैसे जैसे आपका जब प्लांट डेवलप हो रहा होता है, हमारा मेज प्लांट डेवलप हो रहा था, तो वहाँ पे ना गोले गोले छोटे छोटे इस टाइप के गोले गोले बनने रहते हैं। यहाँ से भी कभी कभार रूट्स निकलती है, या आप शुगर केन में देख सकते हो, शुगर केन में यहाँ पे इनको हम ईयर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ईयर कहते हैं शुगर केन के अंदर। सो यहाँ पे क्या होता है, ये वाले को हम ब्रेस रूट्स कहते हैं। इनसे कुछ नहीं निकलता है, ये नॉन फंक्शनरीज होती हैं, बस ये खाली इस टाइप की अपीयरेंस होती है, गांठे जैसी होती हैं, छोटी छोटी गांठे जैसी होती है। आपने मेज प्लांट को देखना कभी, तो उसमें आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इस टाइप का कुछ होता है हमारा रूट सिस्टम हमारे मेज का। इसके बाद हम इसके आगे स्टेम रूट्स, स्टेम वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। स्टेम सिस्टम की अगर हम बात करें अब हमारे यहाँ पे, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख सकते हो कि एक ये टिपिकल मैंने एक प्लांट बना रखा है मेज का। सो मेज का प्लांट हमारा यहाँ से शुरू होता है। टिपिकली इसकी हाइट जाती है 1 से लेके 3 मीटर तक, डिपेंड ऑन द वेराइटीज। काफ़ी शॉर्ट वेराइटीज होती है, डॉफ वेराइटीज होती हैं जो छोटे हाइट की होती हैं, और काफ़ी टॉल वेराइटीज भी होती है जो अबव 3 मीटर भी जा सकती हैं। सो काफ़ी लंबा प्लांट भी होता है हमारा मेज का। सो इस हिसाब से आप अपना वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है कि हाइट कैसी होगी करके। ठीक है, नाउ सेकंड मेन मेजर पॉइंट आता है इसका इंटरनोड्स का। सो इंटरनोड्स ये होते हैं, सो 12 से लेके 18 इंटरनोड्स हमारे एक मेज प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, सो एक बेसिक पॉइंट है हमारा, जो हमारा स्टेम सिस्टम होता है वो इंटरनोड्स का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो लीव्स होती हैं, जो लीव्स हैं आपकी, ये मैंने यहाँ पे बना रखी है, थोड़ी यहाँ पे बना सकते हैं आप, ये दोनों अपोजिट साइड में होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक लीव होगी तो ठीक इसके अपोजिट साइड में एक और लीव होगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसका क्या होता है, लीव सिस्टम होता है। और रही बात हमारी जो कॉब लगता है हमारा, वो कॉब हमेशा इंटरनोड्स के पास पे ही लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। साथ ही साथ अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, सो जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है हमारा मेज का, उसको हम कहते हैं टेसल, और जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है हमारा, उसको हम कहते हैं ईयर। ठीक है, सो मेल इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं टेसल, और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को करते हैं हम ईयर। ठीक है, नाउ जो लीव्स वगैरह है हमारी, ये 10 to 20 के पेयर पे होती हैं, यानी 10 से 20 तक होती हैं, और दोनों अपोजिट साइड्स में होती हैं हमारी। और पॉलिनेशन हमारे उसमें होता है मेज का। सो पॉलिनेशन इज ड्यू टू विंड, सो हवा की वजह से हमारा पॉलिनेशन होता है। और जैसा देखा जाता है काफ़ी जगह पे ये डिबेटेबल चीज़ हो जाती है कि मेज किस टाइप का प्लांट है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। मेजरली मेज जो होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हमारा, बट कहीं कहीं केसेस में ये सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोनोटियस बिहेवियर होता है। मोनोटियस बिहेवियर में क्या होता है, बेसिकली ये यूनिसेक्सुअल टाइप के फ्लावर्स को बेयर कर लेता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ पॉलिनेटेड भी और काफ़ी चीज़ें अलग
कर सकता है परफॉर्म, ठीक है। नाउ पॉलिनेशन बेसिकली विंड के थ्रू होता है, इसका मेजर पार्ट है विंड के थ्रू ही इसका पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जो टेसल होते हैं बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब हवा चलती है, जो आपके बगल वाला प्लांट होता है और उसके ऊपर क्या करते हैं, ये टेसल ट्रेवल करके आ जाते हैं। सो जब ये टेसल यहाँ से ट्रेवल कर जाते हैं, हमारा जो सिल्क होता है, ये हमारा जो सिल्क होता है, यही सबसे ज्यादा की रोल प्ले करता है हमारा पॉलिनेशन में। होता क्या है, यहाँ पे जो सिल्क है, इसको, इस सिल्क को हम क्या कहते हैं, स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है ना, स्टाइल कहते हैं। तो स्टाइल में होता क्या है, बेसिकली जो सबसे आगे वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा कहलाता है पिस्टिलेट, ठीक है। बेसिक बायोलॉजी में हमको पता है कि कैसे पॉलिनेशन अकर होती है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। ये होता है पिस्टिलेट से जो भी हमारा पॉलन ग्रेन्स वगैरह है, वो हमारे ट्रेवल करके कहाँ पहुंच जाते हैं, ओवेरी में। ओवेरी कहाँ होती है, इसके ठीक लास्ट में होते हैं, यहाँ पे होती है ओवेरी, ठीक है। सो यहीं से हमारा पॉलिनेशन अकर होता है और उसके बाद जाके हमारा जो भी कॉब है उसके अंदर की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पॉलिनेशन अगर होता है हमारे मेज के अंदर। सो यहीं पे डिबेटेबल चीज आती है कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड भी है और सेल्फ पॉलिनेटेड भी है। ऐसा क्यों? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो हमारे टेसल है वो अपने ही प्लांट में इनके गिर जाएंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन में ये दूसरे प्लांट में जाता है। विंड के थ्रू होता है तो क्या होता है, इसके जो टेसल्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं, तो वो इजीली दूसरे प्लांट में ट्रेवल कर जाते हैं, क्योंकि हमारे जो स्पेसिंग वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे, मेज क्रॉप की इतनी लंबी स्पेसिंग नहीं होती, हमको क्लोज रखनी पड़ती है, जिसका एक मेजर कारण ये भी होता है, जो कि आप आगे ध्यान रखेंगे। क्या होता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है हमारा जो स्पेसिंग होती है हमारी कम रखने की, जो व्यू वो होता है, रीजन होता है हमारा, क्या होता है, हमारे पॉलिनेशन होता है। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा ओवरव्यू हो गया हमारे बोटेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारे मेज का। सो सॉइल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा मेज है उसको डी फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है इसको, ताकि ये अच्छी तरह हमारी अपनी ग्रोथ को अचीव कर पाए। साइड बाय साइड वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है, वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए बेस्ट रहती है। और जो लॉजिंग कंडीशन होती है ना, उसके लिए बिल्कुल टॉलरेटेबल क्रॉप नहीं है। जब भी कभी भी किसी फील्ड में अगर लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है, लॉजिंग यानी पानी जमने की प्रॉब्लम होती है, सो उस वजह से क्या होता है, हमारा क्रॉप बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है, खासकर मेज, ठीक है। इसके अलावा 5.5 से लेके 7.5 तक का पीएच इसके लिए सूटेबल होता है। सो पीएच का जो वेरिएशन है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है हमारा क्रॉप। और उसके अलावा पंजाब, बिहार, ये लीडिंग स्टेट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे इस टाइप की सॉइल्स में, जो पंजाब और बिहार की जो सॉइल्स है, वहाँ के स्टेट्स की सॉइल्स में हमारा जो मक्का है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ ले सकता है। अब अगर हम वेराइटीज की बात करें तो वेराइटीज में दो कैटेगरीज आ जाती है हमारी मेज की बेसिकली। एक होती है हमारी हाइब्रिड मेज, एक होती है हमारी कंपोजिट मेज। अब ये जो हाइब्रिड मेज है और ये कंपोजिट मेज है, इसका मैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इनके बारे में जो डेफिनेशन वगैरह है। मैं बेसिक्स बता देता हूँ आपको कि हाइब्रिड मेज होता क्या है। हाइब्रिड मेज वो टाइप का मेज होते हैं जिसमें हमारे दो इनब्रिड लाइंस को, जो दो डिफरेंट इनब्रिड लाइंस होती हैं, उनको क्रॉस कराया जाता है, सो दैट कि हम एक अच्छी ट्रेड, अच्छे आउटकम वाली वेराइटीज को डेवलप कर पाएं। इनब्रिड लाइंस क्या होती हैं? इनब्रिड लाइंस वो वाली वेराइटीज होती है जिनको बार बार सेल्फ पॉलिनेट करा जाता है, सो दैट कि हम एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसी वेराइटीज को डेवलप कर पाएं जो कि हमारी बेस्ट हो, किसमें, सीड रेट, क्वालिटी और डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में हमारी वो बेस्ट निकले। उसको बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? इनब्रेड लाइंस कहते हैं। सो हाइब्रिड जो मेज होता है हमारा, हाइब्रिड मेज में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट इनब्रेड लाइंस को क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, यानी क्रॉस करते हैं, और क्रॉसिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। जो वैरायटी डेवलप होकर हमारे पास आती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड मेज कहते हैं, ठीक है। और वैसे ही हमारा कंपोजिट मेज भी होता है, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम दो ले रहे हैं, यहाँ पे हम सेवरल इनब्रेड लाइंस को ले लेते हैं और उनकी क्रॉसिंग कराते हैं, और उसके बाद हमारे क्या बनाते हैं? कंपोजिट मेज। हम जो वैरायटीज हमारी निकल के आती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? कंपोजिट मेज कहलाती हैं। अब जो हमारा हाइब्रिड मेज, ये जो हमारी इनब्रेड लाइन के क्रॉसिंग से होता क्या है, बेसिकली ये हमारा हाई सीड रेट और क्वालिटी को रिजल्ट करता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। सो आई थिंक आपका अब यहाँ पे जो बेसिक है हाइब्रिड मेज और कंपोजिट मेज का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम जब वैरायटीज डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज क्या हो रही है।
बात करी जाए वैरायटीज की, तो वैरायटीज में सबसे ऊपर आ जाती है हमारी एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में हमारे पास क्या होता है कि दो इनब्रेड लाइंस का हम क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। सो दो इनब्रेड लाइन का क्रॉसिंग करके जो भी वैरायटीज निकलती हैं हमारी, वो क्या कहलाती है, हमारी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कहलाती हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना अभी आप। सो यहाँ पे बेसिक आती है हमारे COH1 COH2, ये दो एग्जाम्पल है हमारे इनकी वैरायटीज के। और ये जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है, दिया किसने था, ये दिया था ईस्ट एंड शॉल ने 1910 में। ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज, ठीक है। उसके अलावा हमारा आते हैं फिर उसके बाद डबल क्रॉस हाइब्रिड, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो वहां पे क्या होता है कि ये क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, यानी COH1 और COH2 का अगर हम क्रॉस करा देंगे, सो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, डबल क्रॉस हाइब्रिड आ जाएगी हमारे पास। इसको हमको किसने दिया था, ये दिया था हमको DF जोन्स ने, ठीक है। DF जोन्स ने हमको दिया था। और यहाँ के एग्जाम्पल है हमारे गंगा सफेद 1, गंगा सफेद 2, 4। ये जो गंगा सफेद है ये ज्यादातर हमारे किस में आती है, डबल क्रॉस हाइब्रिड में आती है, या इसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड मेज, ठीक है। सो यहीं पे, और ये भी हमारा हाइब्रिड ही मेज होता है, दोनों हमारे सेम होते हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। कंपोजिट मेज किस किस कैटेगरी में आएंगे अभी यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर्डर पर्पस के लिए हमारी एक आती है अफ्रीकन टॉल, हमारी है। फॉर्डर पर्पस के लिए इंडिया में खासकर फॉर्डर पर्पस के लिए ज्यादा हमारा मेज उगाया नहीं जाता है, वो बेसिकली हमारे फूड पर्पस के लिए ही उगाया जाता है। तो फॉर्डर पर्पस के लिए हमें अफ्रीका में ही उगाया जाता होगा, अफ्रीका या अमेरिका, अफ्रीका एंड अमेरिका में उगाया जाता होगा, ठीक है। ये वाली वैरायटी। सो उसके अलावा हमारी आती है पॉपकॉर्न की। सो पॉपकॉर्न की 3-4 वैरायटी हैं, जैसे पर्ल होगी, जवार होगी और एम्बर होगी। सो ये तीनों हमारी किस्में आती है, ये भी हमारी ये आती है हमारे कंपोजिट के अंदर, ठीक है। सो ये जो कंपोजिट मेज में बता रहा था आपको, अगर कोई बोलेगा कंपोजिट मेज की आप वैरायटीज बताओ, तो ये जो पर्ल, जवार और अंबर आती हैं, ये सारी कंपोजिट मेज के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न की भी 2-3 वैरायटीज हैं, जैसे विन ऑरेंज है और एक है प्रिया, और ये दोनों किसके अंदर आती है, ये भी कंपोजिट मेज के अंदर आती हैं, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपसे बेबी कॉर्न के बारे में डिस्कस करा था। सो बेबी कॉर्न में एक आती है VL बेबी कॉर्न, ये भी हमारी क्या है, एक कंपोजिट वैरायटी है, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरव्यू खत्म हो जाता है हमारा वैरायटीज का। अगर इसके बाद हम 2 वैरायटीज को डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटी समझने के लिए कि आखिर इन वैरायटीज के अंदर होता क्या है। मैं उसी में आपको बता दूंगा कि लगभग हर वैरायटीज के अंदर यही सारी चीजें कॉमन होती हैं, जो कि उनमें से सबसे मोस्ट फेमस मेरे को दिखती है गंगा सफेद 2। सो इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, उसी से आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा। गंगा सफेद 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो गंगा सफेद 2 जो बनी थी, वो बनी थी क्रॉस बिटवीन CM 400 और CM 300 के बीच में। ये 2 वैरायटीज थी, इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस करा तब जाके हमारी गंगा सफेद 2 बनी। और मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि जब 2 इनब्रेड वैरायटीज के बीच में क्रॉस होता है तब जाके हमारे एक हाइब्रिड निकलता है। तो यही है हाइब्रिड, है ये हाइब्रिड मेज हमारा बनता है गंगा सफेद 2। एंड इसके बारे में हम बात करें अगर, तो 90 से लेके 100 दिन के बीच में मैच्योर हो जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। 3 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। उसके अलावा जो इसका स्टेम होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, थिक होता है। और उसके अलावा जो नैरो ग्रीन कलर का इसका अपीयरेंस निकलता है, ठीक है। हल्के हरे कलर का जो इसका अपीयरेंस होता है, और क्या होता है, थिक टाइप का हमारा जो इसका स्टेम होता है। इसके अलावा हमारा जो ये क्रॉप है, जो गंगा सफेद 2 वैरायटी है हमारी, ये हमारी रेजिस्टेंट होती है डाउनी मिल्ड्यू के एंड लीफ ब्लाइट के। ये दोनों जो डिजीजेस हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम इसका डिजीज और ये वाला पार्ट होगा ना, उस टाइम पे डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। और इसके अलावा एक और वैरायटी हमारी अंबर भी हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंट टू डाउनी मिल्ड्यू होती है। अंबर क्या है, एक कंपोजिट मेज वैरायटी है, ठीक है, याद रखना आपके। तो यहाँ पे आपका वैरायटीज। और ग्रेन के बारे में अगर हम बात करें, मीडियम कलर का, मीडियम टाइप का होता है, राउंड कलर शेप होता है इसका, और व्हाइटिश अपीयरेंस देता है हमारा। सो यहाँ पे पूरा ओवरव्यू हमारा खत्म हो जाता है वैरायटीज का। बात करें सीड एंड सोइंग की और स्पेसिंग की, सो जो हमारा मेज क्रॉप है ना, वो एनुअल क्रॉप है। इसको खरीफ और रबी सीजन दोनों सीजन में बोया जाता है, लेकिन बेसिकली सबसे ज्यादा इसको खरीफ सीजन में बोया जाता है। 80% इसको खरीफ सीजन में बोया जाता है और 20% इसको रबी सीजन में बोया जाता है। सो खरीफ सीजन की रिक्वायरमेंट अगर हम जाने कि खरीफ सीजन में इसको कब बोया जाता है, सो बेसिकली जब ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है ना, जब मॉनसून आने वाला होता है, जब हमारा जैसे भी जिस भी एरिया में, जैसे जून जुलाई अगस्त, जिस टाइम पे आपका मॉनसून आने वाला होता है, अराइवल ऑफ मॉनसून होता है, उससे फर्स्ट 4th नाइट में हमको शोइंग इंश्योर कर लेनी होती है मेज क्रॉप की। देन उसके बाद
हमारी जो खरीफ क्रॉप है अगर हम उसमें अर्ली शोइंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो वीड कंपटीशन होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो क्रॉप है उसकी जो हार्वेस्टिंग के टाइम में जो भी ईल्ड वगैरह कम आ रही होती है वो हमारी नहीं आती है। ठीक है, एक ये फायदा हो जाता है हमारा खरीफ सीजन में जब हम अर्ली शोइंग कर रहे होते हैं ना। उसके बाद अगर हम शोइंग टाइम की बात करें तो अप्रैल से लेके मई तक हम इसकी शोइंग को इंश्योर कर लेते हैं जो हम खरीफ मेज बो रहे होते हैं। स्पेसिंग की बात करें तो 60 इंटू 20 सेंटीमीटर की हमको स्पेसिंग रखनी पड़ती है खरीफ सीजन में ना। रवि सीजन में अगर हम आए तो रवि सीजन में हमको तब शोइंग करनी है जब हमारे पास अश्योर्ड इरिगेशन हो, यानी उन इलाकों में हमको ज्यादातर इस चीज में एम्फसाइज करना है जहां पे या तो हमारे पास इरिगेशन हो या तो हमारे पास रेनफॉल इनफ हो, हमें पता हो कि हाँ भाई इस महीने में वहां पे रेनफॉल होने वाला है। तो उस कंडीशन में हमको क्या कर देनी है, रवि सीजन में भी हम अपना मेज लगा सकते हैं। ज्यादातर पूरे इंडिया के पार्ट्स में ज्यादातर इसको हर जगह पे नहीं लगाया जाता है, तभी 20% सिर्फ रवि मेज उगाया जाता है डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, नाउ अक्टूबर से लेके नवंबर तक का हमारा टाइम होता है जब हमको शोइंग कर देनी है, शोइंग इंश्योर कर देनी है मेज की। और साइड जो स्पेसिंग है हमारी वो रहती है इसमें भी 60 इंटू 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, नाउ सीड रेट की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे पहले भी डिस्कस करा था अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेज होते हैं, हाइब्रिड मेज, कंपोजिट मेज, फॉडर के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हुए हैं। तो हाइब्रिड मेज के लिए सीड रेट चाहिए हमको 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर ना। उसके बाद कंपोजिट मेज है उसके लिए हमको सीड रेट चाहिए 15 से लेके 20 केजी पर हेक्टेयर सॉरी ना। और फॉडर के लिए चाहिए हमको 40 से लेके 45 केजी पर हेक्टेयर। हालांकि फॉडर मेज हमारे इंडिया में उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करा जाता है। आपके इलाके में अगर आप फॉडर के मेज उगाते हो, फॉडर पर्पस के लिए मेज उगाते हो, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके इलाके में, जिस भी इलाके से आप हो, इंडिया के किसी भी पार्ट से अगर आप बिलोंग करते हो और वहां पे अगर फॉडर मेज उगाया जाता है तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बताएं। ठीक है, नाउ जो डेप्थ ऑफ शोइंग है हमारी यहाँ पे आ जाती है 4 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर केस में मतलब लगभग हर कंडीशन में, हाइब्रिड मेज हो चाहे कंपोजिट मेज हो और फॉडर मेज हो, वहां पे डेप्थ ऑफ शोइंग सेम रहती है, कोई बदलती नहीं है उसमें। ठीक है, नाउ शोइंग मेथड में अगर हम आए तो शोइंग मेथड में सबसे ज्यादा यहाँ पे आजकल के टाइम में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में ज्यादातर अब जीरो टिलेज शोइंग हमारा एक्सपीरियंस करा जा रहा है। जीरो टिलेज में क्या होता है हमारा, बेसिकली जिस भी एरिया में हमको, जहाँ पे भी फील्ड में हमको एग्रीकल्चर करना है और हमारा फील्ड में अपने क्रॉप को उगाना है, तो वहीं पे हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं, खुदाई करते हैं। तो वो चीज को हम क्या किस कैटेगरी में डालते हैं, जीरो टिलेज शोइंग में डालते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा एक तो टाइम ऑफ शोइंग बचता है और हमारे जितना भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो भी हमारा कल्टीवेशन में कॉस्ट लगता है, जैसे हमारा खेत को खोदना या हल को जोतना, उसके बाद इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट, ये सारे जो काम होते हैं हमारे 50% या 60% तक कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम जीरो टिलेज को अपनाते हैं। ठीक है, काफी केसेस में होता है, जैसे काफी हर क्रॉप्स में हर क्रॉप्स में हमारा जीरो टिलेज शोइंग एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें हम जीरो टिलेज कर सकते हैं। मेजरली इसमें वेजिटेबल क्रॉप्स आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेज है उसमें भी हम जीरो टिलेज कर सकते हैं क्योंकि इसका दाना बड़ा होता है। हैंड शोइंग करके हम छोटा सा करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ ब्रॉडकास्टिंग भी इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करा जाता है। उसके अलावा एक ड्रिलिंग मेथड है, ड्रिलिंग सीड ड्रिलर मशीन में हम सीड्स वगैरह को डाल के शोइंग करते हैं, तो उसको हम ड्रिलिंग मेथड कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम दोनों चीजों से कंपेयर करें, ब्रॉडकास्टिंग और जीरो टिलेज से कंपेयर करें, तो ड्रिलिंग मेथड थोड़ा सा हमको एक्सपेंसिव लग सकता है, बट इसका एक ये फायदा होता है कि ड्रिलिंग मशीन में आपका सीड कम फर्टिलाइजर एक ड्रिलर भी आता है, जिसमें हम सीड के साथ साथ फर्टिलाइजर की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर भी बच सकता है। तो आप इस तरीके से सोचे तो एट द टाइम ऑफ शोइंग आपका कॉस्ट ऑफ शोइंग बढ़ जा रही है, बट कॉस्ट ऑफ जो हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, जहां पे हम फर्टिलाइजर वगैरह एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो घट जाती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सो ये एक ओवरव्यू है हमारा किसका, सीड एंड शोइंग का। सो ये एक पूरा ओवरव्यू है हमारा सीड एंड शोइंग का। सो इसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक और बचते हैं मेज से लेके। एक हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, दूसरा हमारा वाटर मैनेजमेंट, उसके बाद हमारा वीड मैनेजमेंट एंड देन उसके बाद हार्वेस्टिंग। सो ये सारे जितने टॉपिक्स हैं हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अब ये लेक्चर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि लंबा होते जा रहा है। सो इसको हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको अभी तक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या आप कोई अपने व्यूज वगैरह शेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन फ्रीली कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। और बाकी अगर आपको कोई चीज और पूछनी है एक्स्ट्रा, सो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।
टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।